हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आप सभी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 जो कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जैसा कि आप सभी इस चीज़ से बाकायदा वाकिफ़ हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ का सिलसिला स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कॉमर्स प्लस जनरल स्टडी के कुछ क्वेश्चंस। जो हमारा एवरेज टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें हम आपको 35 क्वेश्चंस कॉमर्स के डिस्कस करते हैं और 15 क्वेश्चन जीएस के। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी टेस्ट सीरीज हैं जिसमें हमने जीएस के क्वेश्चंस का जो नंबर है उसे इम्प्रूव किया हुआ है। तो ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, और एग्जाम का जो पैटर्न है लगभग उसी तरीके के क्वेश्चंस को इस टेस्ट सीरीज के अंदर शामिल किया गया है। तो अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज़ को देते हैं और आप ये देखें कि 50 क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन है अगर आप 35 तक सही कर लेते हैं तो यानी आपका जो एवरेज स्कोर है वो एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक है। तो कोशिश आपको करनी है कि 70% से ज़्यादा का स्कोर आपको एग्ज़ाम में करना है, तभी आप अपनी अंतिम सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप चाहें तो उस लिंक के माध्यम से टेलीग्राम के मेंबर हो सकते हैं, जहाँ पे आपको यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी और जीआईसी यानी कॉमर्स से जुड़ी जितनी भी एग्जाम होती हैं उन सारी एग्जाम से संबंधित स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते रहते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। पूछा गया है कि बाय विच एक्ट द गवर्नमेंट चेक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस यूनाइट। जो क्वेश्चन है आपके पास वो है, इसमें ये वाला टर्म शायद गलत कहीं से कॉपी हो गया है। तो आपको ये बताना है कि बेसिकली जो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट पता करती है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास फेरा 1999, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। तो ये तीन के तीनों ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट आपका रिस्ट्रिक्शन चेक नहीं करती है। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि डी ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस से संबंधित इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत के अंदर 1991 को अनाउंस की गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। नरसिम्हम कमेटी मेड सेपरेट रिकमेंडेशन फॉर द रिफॉर्म्स। तो नरसिम्हम कमेटी ने सेपरेट रिकमेंडेशन किस रिफॉर्म को लेकर दी हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको बहुत ध्यान रखना है। नरसिम्हम कमेटी का रिलेशन किससे है? बी से, यानी बैंकिंग सेक्टर से। तो नरसिम्हम कमेटी ने सेपरेट रिकमेंडेशन दी है बैंकिंग सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे सही नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग देखिए जो प्रैक्टिस टेस्ट को अपने स्तर से अटेंड कर रहे हैं, आपको जहाँ पे लगता है कि क्वेश्चन हम जल्दी बता रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिएगा। हम जल्दी इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आपको देखने में दिक्कत आएगी। इसलिए कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डिसइन्वेस्टमेंट टेंड्स टू अराउज अपोजिशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज, और रीज़न है इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पहले में कहा गया दोनों करेक्ट हैं और दूसरे में कहा गया पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। हिसाब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के देखा होगा आपने तो उस हिसाब से क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो ट्रू स्टेटमेंट है और दूसरा ऑप्शन जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट टेंड टू अराउज अपोजिशन फ्रॉम एम्प्लॉइज होता है, लेकिन इट में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट नहीं है? तो असेट प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी, ऐसा नहीं होता है। इसका जो इक्वेशन होती है आपकी असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये सही क्वेश्चन होती है। ये स्टेटमेंट इसकी गलत है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिट एंड डिक्रीज आर डेबिट, ये बिल्कुल सही है। ध्यान आपको होगा, इसका कंसेप्ट एक बार मैं रिपीट कराता हूँ आपको। देखिए एसेट का नेचर क्या होता है?
एसेट का नेचर ये होता है कि एसेट अगर प्लस होती हैं तो उन्हें डेबिट करते हैं और माइनस होती हैं तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटीज़ के केस में इसका ठीक उल्टा होता है, अगर लाइबिलिटी प्लस होंगी तो क्रेडिट और माइनस होंगी तो डेबिट। और यहाँ पूछा क्या गया है, लाइबिलिटीज़ की बात करी गई है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी आर क्रेडिटेड, लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी तो, इंक्रीज का मतलब प्लस होंगी तो क्रेडिट और घटेंगी तो डेबिट। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस रेशियो 3:2 का दिया है, इन्होंने सी को एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, 1/8 शेयर्स मिलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा आपका ए और बी का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी जो होगा आपका 4:3 होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका क्या होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:1। हालांकि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुक्के से नहीं निकालना होता है, आपको बाकायदा कैलकुलेट करना होता है। सैक्रिफाइसिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो आपके सामने दे रखा है ए और बी का, जो कि 3 और 2 दिया हुआ है, और न्यू रेशियो दे रखा है आपके पास ए और बी का, जो कि 4 और 3 दिया है। इनको आप आपस में माइनस कर लेंगे तो आपका जो सही आंसर है आपको पता चल जाएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 में आपसे कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग लायबिलिटी इन द ऑर्डर ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। तो कंपनी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ को हम किस ऑर्डर में रखते हैं, ये आपको अरेंज करके बताना है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं शेयर कैपिटल नंबर 1 पे। शेयर कैपिटल के बाद हम लोगों को रखना होता है बैंक लोन नंबर 2 पे। बैंक लोन के बाद हमको रखना होता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेस नंबर 3 पे, और बैंक ओवरड्राफ्ट नंबर 4 पे। यानी आपको देखना है कि सबसे पहले 4 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 4 के बाद 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। यानी डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आपसे पूछा गया है इनरिस्टिक वैल्यू ऑफ शेयर इज़ गिवन। जो इनरिस्टिक वैल्यू शेयर की गिवन होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो टोटल नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये इनरिस्टिक वैल्यू शेयर की निकल के आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई इम्प्लाइज ग्रोथ पोटेंशियल इज डन थ्रू। यानी इम्प्लाई का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसे हम उसको चेक करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट सेंटर। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, असेसमेंट सेंटर। इसका बी ऑप्शन जो हो, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। जॉब इवोल्यूशन वर्थ ऑफ जॉब के लिए होता है, जॉब इनरिचमेंट के लिए ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका वर्थ ऑफ जॉब। यहाँ पे हम वर्थ ऑफ जॉब निकालते हैं कि एम्प्लॉई को, उसके बेसिस पे हम उसकी सैलरी वगैरह डिसाइड करते हैं। जॉब इनरिचमेंट के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दिया जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसकी सैलरी, यानी इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पोजीशन डिस्क्रिप्शन मतलब उस पार्टिकुलर पोजीशन का डिस्क्रिप्शन होता है। तो असेसमेंट सेंटर जो होता है वो ग्रोथ पोटेंशियल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। व्हेन डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, मोस्टली सबको पता होगा। इस तरीके का डिमांड कर्व, जैसे मान लीजिए कोई डिमांड कर्व बिल्कुल इस तरीके का बनता है, जहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है, ED = 1। इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन 12 की बात करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ टर्म विच डिस्क्राइब। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस टर्म को डिस्क्राइब करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटी, यानी जो सैक्रिफाइसिंग अपॉर्चुनिटी है आपकी, उसकी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग बुक इन ऑर्डर्स। इन बुक्स को ऑर्डर में आपको क्या करना है, वो अरेंज करना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस बाय बाउमोल। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बाय RG लिप्से और इकोनॉमिक्स बाय P समुल्सन। फिर उसके बाद है आपका मैनेजरियल बाय जॉल डीन। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसे हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, तब जाके आप सही ऑप्शन दे पाएंगे इसका। क्योंकि आपको पहली बात 4 बुक के नाम भी ध्यान हो और उनके और राइटर्स ध्यान हो, तो अपने आप में ये क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चंस हैं। इसका जो सही, और फिर तीसरी चीज़ क्या है कि आपको उनके सत्र याद हो, ये कब बुक छपी हुई थी। तो अगर आप देखें तो इसका जो सही ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप इनको अरेंज करके देखें तो जो सबसे पहले बुक आपकी पब्लिश हुई थी, यानी जो सबसे पहली बुक आपकी पब्लिश हुई थी, क्योंकि आपको यहाँ पर जो ऑर्डर बताना है वो अरेंज करना है ईयर के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले नंबर पर होती है आपकी ये कौन सी, 3। फिर उसके बाद नंबर 2 पे जो थी आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक बाय
जी डॉन ये नंबर 2 पे थी। नंबर जो 3 पे थी वो नंबर 2 वाली बुक थी, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और नंबर 1 पे थी आपकी थ्योरी ऑफ ऑपरेशन एनालिसिस। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको आप अपने आप से भी गूगल करके इनके सत्र वगैरह सर्च कर लीजिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू इज डैश दे रखा है आगे, एट द क्वांटिटी दैट जनरेट मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू एंड नेगेटिव बियॉन्ड दैट पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो एट द पॉइंट दैट जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू एंड नेगेटिव बियॉन्ड द पॉइंट। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाती है, जहाँ पे एमआर क्या होगी आपकी जीरो होगी, वहाँ पे आपकी जो टोटल रेवेन्यू होगी वो होगी कैसी, मैक्सिमम। जब टोटल रेवेन्यू आपकी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, वहाँ पे आपका एमआर क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि एमआर आपका नेगेटिव होना स्टार्ट होता है, तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में कहा गया है आपसे कि यूनिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड when the marginal utility of expenditure in each direction bring the same increment of utility। रीज़न है आपका कंज्यूमर विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। तो ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट इसके परफेक्ट स्टेटमेंट है। यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग द सेम इंक्रीमेंट। कहा गया आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी अगर आपको आपका जो एक्सपेंडिचर है वो मतलब सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, और कंज्यूमर की कोशिश क्या होती है कि अपनी यूटिलिटी को हमेशा मैक्सिमाइज करता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे। 16 की तरफ बढ़ेंगे। 16 में पूछा गया है, इन प्री डोमिनेटरी illiterate area consisted of 1000 population, data has collected from 10% of them, the appropriate technique for data collection। यानी 10,000 लोगों में से सिर्फ आपको 10% लोगों को कलेक्ट करना है, तो सबसे बेटर तरीका क्या होगा भाई, जब आपको 10,000 में केवल 10% को लेना है तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होगा कि सबको बुलाओ, उनका इंटरव्यू करवा लो, इससे परफेक्ट कुछ और हो नहीं सकता। इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में देखेंगे हम लोग, इन यूनी मॉडल एंड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज। तो आपकी जो यूनी मॉडल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें कहा गया है कि जो आपका रिलेशन होगा एवरेजेस के बीच में वो क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, मीन इक्वल्स टू मीडियन, मीडियन इक्वल्स टू मोड। इसको हम बोलते हैं जो आपका सिमेट्रिक बनता है इस तरीके का। आप ध्यान करिए इस वाले पॉइंट पे, हालांकि उतनी अच्छी हमारी मतलब डिज़ाइन नहीं है, बट आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड, इस तरीके से सब क्या होंगे, एक दूसरे के जेड होता है वैसे मॉड का बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में है कि गिवन द टेस्ट जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एक्स स्क्वायर टेस्ट, कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड बी। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट है वो किसके साथ एसोसिएट है, ये आपको बताना है। जेड टेस्ट भी है, टी टेस्ट भी है, एफ टेस्ट भी है और एक्स स्क्वायर टेस्ट भी है, यानी जिसे हम काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंसेप्ट किन किन के साथ संबंधित है, तो 2, 3, 4, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है जेड टेस्ट को हटा दीजिए, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर के अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से इसमें टेस्ट होंगे आपके, टी टेस्ट होगा, एफ टेस्ट होगा और काई स्क्वायर टेस्ट होगा, जिसे हम एक्स टेस्ट, एक्स स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, यहाँ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसमें कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सीधा सीधा आपको पता है SPSS जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स का सॉफ्टवेयर होता है। बाकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर कैसे हैं, अकाउंटिंग के हैं, टैली हो गया, मिरेकल हो गया और प्रॉफिट, ये सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ अगर बढ़ें तो 20 में पूछा गया ई मार्केटिंग क्या होता है। तो ई मार्केटिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू द इंटरनेट। जब इंटरनेट के थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ई मार्केटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। तो अगर आप देखें तो दोनों ऑप्शन आपके जो हैं लगभग काफ़ी हद तक सही हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए ई मार्केटिंग में हम बाइंग एंड सेलिंग इसको हम हटा देते हैं, इस वाले ऑप्शन को करेक्ट मानते हैं। यानी सबसे परफेक्ट जो स्टेटमेंट होगा आपका वो इसका ए ही होना चाहिए। हालांकि अगर आप इंडिविजुअल देखें तो इसमें सेलिंग ऑफ इंटरनेट लिखा है, इसमें बाइंग ऑफ लिखा हुआ है। मतलब अगर आप एक इस वाले को देखें तो इसमें बाइंग था, इसमें सेलिंग था, लेकिन दोनों बातें किसमें हैं, ए वाले में। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस जो अप्रेजल होता है वो किससे संबंधित है? परफॉर्मेंस अप्रेजल किससे संबंधित है या क्या मतलब बेसिकली क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल? ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल को क्या करता है, बूस्टअप करने का काम करता है। जब आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है और परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर आपका प्रमोशन होता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, तो उससे आपका जो मोरल होगा वो हाई हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन 22 की अगर हम लोग बात करें तो द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एडवांटेज होता है वो होता है आपका स्पेशलाइजेशन, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हर काम को अलग अलग पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस काम को करने की जो आर्ट होती है उस पर्सन की स्पेशलाइज हो जाती है, तो इसका स्पेशलाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट से लिया गया है और ये कंसेप्ट किसने दिया है? ये कंसेप्ट दिया है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर किसको जाना जाता है? FW टेलर को। इसका सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 23 में पूछा गया है द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 23 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म इसमें कौन सा है? तो आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही ऑप्शन इसका कमेटी होगा, क्योंकि लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल ये डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन जो कमेटी होता है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म का एक सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि द प्लान मेड इन द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्लान इज़ नोन एज, यानी कि कोई ऐसा प्लान जो हमने कॉम्पिटिटर के प्लान के हिसाब से बनाया है तो उस प्लान को हम क्या बोलते हैं? उस प्लान को हम लोग बोलते हैं क्या? स्ट्रेटजी। इस क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान से देखेंगे, द प्लान मेड इन द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्लान, हम कॉम्पिटिटर्स के प्लान के हिसाब से जो प्लान बनाते हैं वो क्या होता है? वो स्ट्रेटजी होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन 25 की तरफ देखेंगे तो द प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन चेंज में क्रिएट, जो प्रपोज ऑर्गेनाइजेशन चेंज है वो क्या करता है, वो क्या क्रिएट करता है? तो इमोशनल टर्मोइल एंड टेंशन, प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्प्लेसमेंट, फियर ऑफ अननोन एंड ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही स्टेटमेंट है वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिकली प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन चेंज है उससे सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट होता है, फियर ऑफ अननोन भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके सामने आ सकते हैं उनका डर भी रहेगा आपको, और इमोशनल टर्मोइल एंड टेंशन भी आपके दिमाग में बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हाई मोरल ऑलवेज लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई मोरल नॉट नेसेसरी लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट स्टेटमेंट हैं। इसके करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? दोनों हैं, क्योंकि अगर आपका हाई मोरल होगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन हाई मोरल होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें से कौन सा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है? तो इसका ब्रोकिंग एजेंट जो होता है ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होता है। बाकी मल्टीपल शॉप, डोर टू डोर स्टेप एंड डायरेक्ट मेल ऑर्डर ये आपके क्या थे? ये आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एग्जाम्पल थे, लेकिन ब्रोकिंग एजेंट जो होता है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। अब हमको बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें से आपके हिसाब से करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है, काउंट एंड रीकाउंट ऑफ स्टॉक, कंज्यूमर प्रमोशन, ये आपका सही मैच नहीं है, बाकी सारे मैच हैं। सेल्स पोर्टफोलियो का मतलब होता है इंटरनल सेल प्रमोशन, मर्केंटाइज अलाउंस जो होता है ये डीलर प्रमोशन होता है, और एडवर्टाइजिंग जो होता है वो मार्केट का प्रमोशन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसका सी स्टेटमेंट जो था वो क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, मतलब मैच नहीं है, यही इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 29 एक बार ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये, एक मिनट, कुछ शायद स्क्रीन थोड़ा सा अब जाके सही हुआ, हालांकि ये अभी सही नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन 29 की अगर हम लोग बात करें तो 29 में है एडवर्टीजमेंट प्ले अ वाइटर रोल इन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एडवर्टीजमेंट जो है गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने में एक वाइटर रोल प्ले करता है। सेल्स प्रमोशन इज इनकम्प्लीट विदाउट गुड एडवर्टीजमेंट प्लान। सेल्स प्रमोशन जो है कहा गया है कि बिना एडवर्टीजमेंट प्लान के बेहतर नहीं हो सकता है। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए, हालांकि आंसर आपके सामने दिया है कि ऑप्शन सी सही होगा, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द 3 एलिमेंट ऑफ सर्विस। इसमें से सर्विस के कौन से 3 एलिमेंट हैं? तो 3 एलिमेंट हैं आपके मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, कंज्यूमर।
ये क्या है, ये आपका सर्विस का एग्जाम्पल, सर्विस के बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं। बाकी अगर आप देखें मैनेजमेंट, मार्केटिंग एजेंसी, कंज्यूमर, ये नहीं होगा। मार्केटिंग एजेंसी, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, ये नहीं होगा। मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड मार्केटिंग एजेंसी, इसमें एजेंसी तो फिलहाल नहीं होगा, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन जो 31 है थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें आपके सामने 4 स्टेटमेंट हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। दूसरा, द नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करेंट असेट ओवर करेंट लायबिलिटी। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ग्रेटर द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट लार्जर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बड़ा साइज होगा तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। कहा गया कि वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट सही है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, इसका सही जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पहला, यानी कि करोई इशिकावा जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एक बार फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंसर्न। Liquidity ratio measures the long-term solvency of concern. Inventory is the part of liquid asset. Inventory is the part of liquid asset, ये भी गलत है। Rule of thumb for acid ratio is the 2:1। एसिड रेशियो का जो रूल ऑफ थंब है वो 2:1 नहीं होता, 1:1 होता है। द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एसेट इज इक्वल टू द नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका दे रखा है आपके पास ऑप्शन, आपसे पूछा गया इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो नॉन ऑफ द अबव। इसमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, सब के सब स्टेटमेंट जो है गलत दे रखे हैं, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 होगा। क्वेश्चन 34 की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया है अकॉर्डिंग टू, एक मिनट का वक्त लेंगे। क्वेश्चन 34 अगर देखें, 33 तो चूँकि हम लोग चेक कर चुके हैं, 34 की बात करें, 34 में आपसे कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्म्स मार्केट वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कहा गया है किसके अंतर्गत, किस मतलब कंसेप्ट के हिसाब से जो आपकी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो अफेक्ट नहीं होती है। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन ए जो है आपका एम हाइपोथेसिस है। आपको ध्यान होगा इसके अंदर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक रिलेवेंस थ्योरी और एक हम लोग पढ़ते हैं इररिलेवेंस थ्योरी। तो जो रिलेवेंस थ्योरी होती है बेसिकली, ये हालांकि डिविडेंड पॉलिसी संबंधित थ्योरीज हैं। तो डिविडेंड थ्योरी के अंदर आपको बताया गया है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म है वो इम्पैक्ट करती है, डिविडेंड डिसीजन जो होते हैं उसको इम्पैक्ट करते हैं। यह हालांकि कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो एमएम थ्योरी आती ही नहीं है, तो उस हिसाब से भी इसका ए ऑप्शन जो था वो सही था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एमएम जो थ्योरी है वो कौन सी होती है। तो अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया ये रिलेवेंट नहीं होती, ये इररिलेवेंट होती है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे उनको देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर। तो आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले आपका दिया है प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट हो जाएगा आपका किस पे, नंबर 1 पे। रिक्रूटमेंट के बाद क्या होगा, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होना चाहिए, रिक्रूटमेंट के बाद होना चाहिए आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आप क्या करेंगे, हम इनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, फिर होगा इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रमोशन। तो इसका मतलब है सही जो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन में 3, 4, 2, 1, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। स्लोगन ऑफ सेंसस, जो सेंसस सन 2011 की थी, इसका स्लोगन क्या है। इसका स्लोगन जो आपका था बेसिकली ये था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये ध्यान रखिएगा, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है द नेम द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं श्रेसार्ड। इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पूछा गया व्हाट डू मीन बाय द एजेंडा 21। एजेंडा जो 21 है वो क्या है? एजेंडा 21 आपका जो है एक नॉन बिल्डिंग वॉलंटरी इम्प्लीमेंटेड एक्शन प्लान है फॉर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया एक प्लान था, इसका हम एजेंडा 21 बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 की बात करें, अ कॉन्फिडेंशियल फाइल नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम अ वर्क स्टेशन विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर दिस। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ड्रैग द फाइल इनटू द रिसाइकिल बिन एंड एम्प्टी द रिसाइकिल बिन। ये होता है अगर कोई भी चीज़ आपके में डिलीट हो जाए तो उसको आप वापस कैसे लाते हैं? रिसाइकिल बिन का इस्तेमाल करके। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसीडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन 1921 ऑफ द इंडियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का लाहौर सेशन जो था वो किसने मतलब उसको बेसिकली उसमें किसने मतलब लीडर का काम किया था? तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि पीटी नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 42 की हम लोग अगर बात करें तो इसमें पूछा गया द स्वराज पार्टी डिवाइडेड इनटू फैक्शन आफ्टर द डेथ ऑफ सीआर दास। जो चितरंजन दास थे इनकी डेथ के बाद जो थी आपकी स्वराज पार्टी डिवाइडेड हो गई थी। सो रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन वर्कड फॉर बाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सेफ गार्डिंग द हिंदू इंटरेस्ट बाय कोऑपरेटिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये इसका करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, डिप्टी चेयरमैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन। जो डिप्टी चेयरमैन होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? तो वो अपना रेजिग्नेशन देगा चेयरमैन को। डिप्टी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जनता गवर्नमेंट अपॉइंट विच कमेटी ऑन द पंचायती राज। पंचायती राज पे कमेटी जो थी वो कौन सी थी? तो पंचायती राज की जो आपकी कमेटी थी जनता पार्टी पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पंचायती राज कमेटी आती है तो आप बलवंत राय मेहता लगा सकते हैं, लेकिन जनता पार्टी की यहाँ बात करी जा रही है। तो जनता पार्टी के द्वारा जो कमेटी बैठाई गई थी वो थी आपकी अशोक मेहता कमेटी। वैसे पंचायती राज को लेकर जो कमेटी पूछी जाती है वो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है। तो यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ए ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन हम किसको मानते हैं? तो इसको हम मानते हैं इसको बोलते हैं पेरिस ट्रीटी। जो पेरिस ट्रीटी है उसको हम ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप फॉर द स्टूडेंट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम। तो ये जो रिसर्च फेलोशिप थी प्राइम मिनिस्टर वाली वो किन मतलब इंस्टीट्यूशंस के लिए थी? तो ये आपकी थी आईआईटी और आईएससी के लिए, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उनके लिए है आपकी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 47 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तब जाके इसका सही आंसर कर पाएंगे, क्योंकि पूछा गया है कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इवेल्यूशन प्रोसीजर गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विल कॉल्ड द फॉर्मेटिव इवेल्यूशन। तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन संबंधित कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। आप इसको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के इसका आंसर करिएगा, मैं आपको डायरेक्टली इसका सीधा आंसर बताऊंगा। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इसके अंतर्गत जो आपका BDF जो है वो स्टेटमेंट इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। 48 के अंदर पूछा गया है विच इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड अ टेक्निक टू डिटेक्ट साइक्लोनिक फॉर्मेशन इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन। तो ये जो है आपका वो IIT खड़गपुर जो है इसने इस चीज़ का इजाद किया हुआ है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, हु इज़ द विनर ऑफ वोमेंस टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो ये इन्होंने जीता था आपका बरबोरा क्रूकजोवा। तो आप उनका नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यानी इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, इसमें है विच कंट्री प्लेज द होस्ट ऑफ ब्रिक समिट। ब्रिक समिट जो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, ये कौन होस्ट करेगा? वो इस बार भारत होस्ट करेगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन के 50 क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपका स्कोर जो है इसमें 35+ या इससे और ज़्यादा है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आप इस प्रिपरेशन को और बेटर बनाई रखिए। किसी तरीके कोई क्वेश्चन आपका है, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है जो हमने जो बताया आपको वो शायद ठीक ना हो, तो आप उसे कमेंट में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर डिस्कशन करने के बाद उसमें सही ऑप्शन आपको ऐड ऑन किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।